2024 की राजनीतिक गोलबंदी में अपने कैमरामैन सहयोगी पप्पू भाजदी के साथ श्रीमान इस चुनावी दंगल में आपका स्वागत करते हैं। यूं तो कहने के लिए हर पार्टी आपके दिल पर एक राज बनाने का बात कहेगी, लेकिन जिस तरीके से आम जनता के बीच में लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचना चाहिए वो पहुंचा कि नहीं धरातल पर, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर मुद्दे के साथ आज हमारे साथ हैं जितेंद्र सिंह जी, जो बार काउंसिल के महासचिव भी हैं। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है। भैया पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद उमेश जी, और आप विशेष बधाई के पात्र हैं, जबकि आज के समय में सभी संस्थाओं में नैतिक क्षरण हो रहा है। तो आप पत्रकारिता समाज में आप उम्मीद के किरण हैं। आप निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल क्या कुछ भैया एक बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुने आयोजन हुआ धनबाद में, किस तरफ झुकाव पूरे बार काउंसिल एसोसिएशन के लोगों का रह रहा है? आपके उत्तर थोड़ा दे देता हूँ। पहले आज मदर्स डे है। संसार की सभी माँओं को यहीं से मेरा चरण स्पर्श। और मदर्स का कोई डे तो होता नहीं है, हर एक दिन माँ का ही होता है। लेकिन माँ एक ऐसी शब्द है जिसका जात धर्म देश प्रदेश कहीं भी जाइए तो उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता है। और जब भारत में 402 से अधिक पार्टियां लोकल बाहरी, एक भी ये शब्द और प्रासंगिक हो जाता है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा कि ये मदर्स डे के आड़ में आप जिस तरीके का बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कैंडिडेट रूपी मदर्स की ओर मूव कर रहे हैं। क्या कुछ मानेंगे कि गोलबंदी तेज है क्या धनबाद में? देखिए, अधिवक्ता समुदाय एक जागरूक समुदाय रहा है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पिता सामाजिक जीवन में भी रहे, बहुत निष्ठावान रहे, चरित्रवान रहे, और एक अधिवक्ता भी रहे। तो मेरी जो परवरिश हुई है वो पिता और माँ के छाया में हर एक बच्चों का होता है, तो मेरी भी हुई। मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसे पिता को प्राप्त किया जो कि इनकी सामाजिक सोच बहुत ऊंची सोच थी, मानवीय सोच थी। आज बहुत दुख होता है। मैं अभी भी मानता हूं कि भारत की जो डेमोक्रेसी है मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है, और चिंतन के उपरांत मैं समझता हूं कि अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि जबकि भारत के नागरिकों में जन जागरूकता लाने की आवश्यकता है कि अब पार्टी केंद्रित राजनीति से हटकर व्यक्ति केंद्रित, जो विधानसभा हो, राज्यसभा हो, मुखिया का इलेक्शन हो, जो भी मेरे जनप्रतिनिधि केंद्रित राजनीति की आवश्यकता भारत में महसूस करने लगा हूं मैं। मतलब इंडिविजुअल बॉडी वाली बात आनी चाहिए। एकदम अच्छे लोग रहेंगे, किसी भी पार्टी में रहेंगे तो वहाँ अच्छा काम होगा। बुरे लोग अच्छे पार्टी में भी जाएंगे तो वो पार्टी बुरी हो जाएगी। मेरा एक तरफ भी आप कांग्रेस की राजनीति भी करते हैं कहीं ना कहीं, तो अभी लगता है गिरिडीह का जो पुराना 5 साल का कार्यकाल रहा, इस पर आप लोग बड़ा हमलावर हैं चारों तरफ से, लेकिन 80-85 पन्नों का जो विकास दर्पण छपाया गया माननीय पूर्व सांसद के द्वारा, क्या कुछ रखेंगे एक वेल एजुकेटेड सिस्टम के तरफ से अगर उसको सोचा जाए तो? देखिए उमेश जी, मैं पदम जैसे आप बेबाकी के लिए जाना है तो मैं भी बेबाकी के लिए जाना चाहता हूँ। बड़ा दुर्भाग्य होता है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो अपने कामों पर वोट नहीं मांग करके मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने 5 वर्षों में क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया है। लापता सांसद का तमगा उनके मिला हुआ है। अच्छा, ये मतलब हम ये माने कि पावर सेक्शन को चेक नहीं करके केवल स्विच पर ही मामला आकर टिका हुआ है? नहीं, वो जानते हैं, मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, एक्सपीरियंस है उनको, जानते हैं कि मैंने 5 सालों तक कुछ किया ही नहीं है। भैया विकास दर्पण को कभी आप देखे आप पन्नों को, जिस पन्नों के हवाला के मामले से वो अपनी बात रख? नहीं, विकास दर्पण मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं आपका एक इंटरव्यू किन्हीं के साथ में आप ही पर मैं रिलाय कर रहा हूं, तो शायद परहैप्स उस विकास दर्पण में उन्होंने लोकसभा में इतना सवाल पूछा, क्वेश्चन किया, इस पर ज्यादा फोकस उन्होंने किया है। मेरा कहना है उमेश जी कि आप जनप्रतिनिधि होने के नाते सबसे पहली ड्यूटी आपकी क्या होती है? लेजिस्लेट करना। एमपी हो या एमएलए हो, पहली प्राइमरी ड्यूटी उसकी वही है। दूसरी ड्यूटी क्या होती है कि एग्जीक्यूटिव का जो लेजिस्लेट किए आपने, जो विकास का खाका बना, जो बजट बना, उसमें जो विकास आपके क्षेत्र में होने की आवश्यकता है उसको संसद के महोदय से, सांसद के महोदय से उस विकास को यहाँ पर खींच करके ले आइए, और उस विकास का एग्जीक्यूशन प्रॉपर एग्जीक्यूटिव बॉडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें भ्रष्टाचार है कि नहीं, उसको आपको सुपरवाइज करने की ड्यूटी है आपकी। मतलब जब तक एक्सिक्यूशन और इंस्पेक्शन नहीं होगा हम उसको धरातल पे नहीं मानेंगे। कहाँ धरातल पर है? दुर्भाग्य है, मैं जिस जगह में रह रहा हूँ, आपको आश्चर्य होगा कि आज भी पानी पीने का पानी के लिए लोग खरीद के पानी पी रहे हैं, खाद पानी पर डिपेंड कर रहे हैं। पॉल्यूशन की ऐसी समस्या है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं,
स्लो पॉइजन है एक पॉल्यूशन हमारे कोलफील्ड के लिए, उस पर कोई कहीं कहाँ सवाल उठाया है साहब? नीति निर्देशक तत्वों में यह हवाला भी दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी बनती है कि पानी को स्वच्छ तरीके से करके आम जनता तक पहुंचाना। सेंट्रल नल जल योजना की बात करता है, स्टेट भी मुखिया के माध्यम से कोशिश किए, लेकिन धरातल पर क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, ये आप तो बात बहुत परफेक्ट बात बोले हैं कि केंद्र और राज्य का विभाग जो होता है वो बटा हुआ है दोनों का, लेकिन ये क्योंकि माइनिंग एरिया है, बीसीसीएल यहाँ पर मेजर जो है कंपनीज है बीसीसीएल हैं, और जो भी पॉल्यूशंस क्रिएट हो रहा है, चाहे जल की समस्या उत्पन्न हो रही है, वो बीसीसीएल के द्वारा माइनिंग के कारण ही हो रही है। सच्चाई यही है। सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के समय में ही ये सीएसआर की प्रावधान किया गया था। डीएमएफटी फंड जो होता है, रॉयल्टी भी मिल रही है, उसके द्वारा भी काम करने का प्रावधान है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज के समय में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई और जब ग्लोबलाइजेशन की बात हुई, उसके बाद से जब धीरे धीरे करके जब कंपनी आने लगा और निवेश भारत में बढ़ने लगा, तो पैसा भी भारत में बहुत आने लगा। लेकिन पैसे का सदुपयोग करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सांसद महोदय क्षेत्र में रहें तब तो यहाँ की समस्याओं के बारे में अवगत हों। आज इलेक्शन में चुनाव कार्यालय देख रहे हैं हम, इलेक्शन के बाद वो चुनाव कार्यालय उठ जाता है। क्यों नहीं संसद कार्यालय रहे जहां पर लोग इजी अप्रोचेबल हो? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब वो हम इसको मान कर चलिए इलेक्शन कार्यालय है, ना कि ह्यूमन वेलफेयर वाली बात के लिए बनता है। एकदम राजनीति आज के डेट में व्यापार हो गया। सुन लीजिए, भावनाओं को भड़का कर, देखिए पब्लिक को मैं दोषी मानता हूं। राजनेता इस बात को समझ रहे हैं कि भारत की जो पब्लिक है ना, वो भावना प्रधान है। भारत के लोग उसे भावना में बहा दो, बांट दो, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, बाहरी भीतरी के नाम पर, और काम और जो बेसिक इश्यूज होता है वो इलेक्शन में गौन हो जा रहा है। आज के भी लोकसभा के इलेक्शन में आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप सोशल मीडिया को भी देखेंगे, चाहे पब्लिक में बात आप करेंगे, तो बेसिक इश्यूज मैं आपको पुनः बोलता हूं कि आप धन्यवाद है पत्रकारिता के कि आप जात पात क्षेत्रवाद के बारे में सवाल नहीं कर रहे हैं, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। चलिए हम जानना चाहेंगे, अभी तीन बड़े छवि यहाँ पर सामने उभर कर आ रहे हैं, तीनों महतो जाति से, मान तो कुर्मी को टच कर रहे हैं। चलिए, एक तो आपने सांसद महोदय को कहा, दूसरा मथुरा प्रसाद महतो और जयराम महतो, दोनों के बारे में भी अगर हम एक जितेंद्र भैया से बात करना चाहें कि एक लॉफुल स्टेटस के माध्यम से अगर सोचा जाए तो दोनों कैंडिडेट को किस तरीके से? देखिए, मैं जयराम जी युवा हैं, जोश ज़्यादा है उनमें, लेकिन विभाजनकारी राजनीति का मैं विरोधी रहा हूँ, शुरू से ही रहा हूँ। मतलब ये मान रहे कि उनको भी अपना स्पेक्ट्रम आगे करना पड़ेगा या बड़ा करना पड़ेगा? देखिए, जब वो अपने आप को खुद को बोलते हैं कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ और सभी को मंच पर देखते हैं कि बड़ा चैलेंज करते रहते हैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, संविधान के बारे में, लेकिन उनका जो मैं स्पीच देखता हूँ ना, तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है मुझे। वो विभाजनकारी राजनीति बहुत लंबे समय तक की राजनीति नहीं चल सकती है। मतलब ये मानकर चलें कि ग्रामीण स्तर को केंद्रीकरण को केवल विकेंद्रीकरण में, इसी दोनों चीजों को केंद्रीय और विकेंद्रीकरण में उलझा कर रखे हुए हैं क्या? नहीं, जयराम जी की आप स्पीच देखिए ना, तो एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी की राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, भाषा की राजनीति कर रहे हैं, तो जो वो भी विभाजनकारी राजनीति है। 70 साल देश की आजादी की 70 साल से ऊपर हो गया। आप समझिए उमेश जी, कितना दर्द होता है हम लोगों को। अच्छा, मथुरा जी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है टुंडी और एक बेहतर समीकरण उनके दिमाग में हमेशा राजनीति को लेकर। देखिए, कल मैं मोहन भागवत जी का एक सोशल मीडिया में पोस्ट भी पढ़ रहा था, उनका देख रहा था, और मैंने पोस्ट भी किया उसे। मोहन भागवत जो कि आरएसएस के हैवी सर संचालक है। ये मानकर चले कि कांग्रेसी जितेंद्र भैया मोहन भागवत जी का पोस्ट को शेयर किए हैं, अच्छा लगा? डेफिनेटली, मेरा ये मानना है उमेश जी कि हर एक व्यक्ति में कुछ अच्छाई भी होती है और कुछ बुराई भी होती है। जितेंद्र भी है तो उसमें कुछ अच्छाई है, तो मैं बुराई से बची, मैं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन सकता हूँ मैं। और मैं कभी भी आपको बताता आता हूँ कि जो प्रिजुडिस होकर के जो बोला जाता है कि किसी के बारे में एक पहले से माइंड मेकअप करके किसी भी व्यक्ति का परसेप्शन बनाकर मैं किसी व्यक्ति को नहीं देखता हूँ। मैं व्यक्ति के विचार में यदि अच्छे विचार है तो मैं उसे अनुग्रहित करने का प्रयास करता हूँ। कल मोहन भागवत का मैंने रिलेवेंट बता रहा था, मैं उन्हें बड़ा अच्छा पॉइंट पर उन्होंने बात करते हुए देखा। उन्होंने कहा, इसी बात को कहा जो मैं कहता रहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन सकता है, दोबारा नहीं आ सकते पृथ्वी पर। उन्होंने कहा कि जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस है, इस पर उन्होंने बात की कि आप नोटा पर मत जाइए, अपने मताधिकार का प्रयोग विवेक से कीजिए और आपका जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। बहुत बड़ी बात है, मतलब जो आपके पास संसाधन है उसी में आप प्रॉपर मैनेजमेंट करिए। आप ग्रिड की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी को 5 वर्षों का समय दिया गया था। व्यवहार कुशल व्यक्ति है, मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि परहैप्स वो, हमको लग रहा है कि वो क्षेत्र में की जन समस्याओं के बारे में जानकारी लेने के लिए क्षेत्र में रहे ही नहीं।
और हमें लग रहा है कि उनका पावर सेंटर यहाँ पर खास करके बाघमारा विधानसभा में ढुल्लू महतो जी थे। हम लोग मतलब सीधी बात कह रहे हैं कि वहीं से ऑपरेट हुए क्या? एकदम, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये मैं कह सकता हूं कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में सांसद का मतलब ढुल्लू महतो थे। चलिए भैया, थोड़ा जब ढुल्लू महतो का नाम ले ही लिए तो अब धनबाद चलते हैं। क्या कुछ धनबाद में चल रहा भैया, या वहाँ की जो रणनीति कुरुक्षेत्र में बनी हुई स्थिति दिख रही है? वोट की राजनीति अलग है, जाति जमात पूरी तरह से हावी है वहाँ पर, क्या कुछ रहेगा 2024 में? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के राजनेता हों या धनबाद के राजनेता हों, बीजेपी के पास पिछले 10 सालों में गिनाने के लिए कुछ नहीं है। अब आप देखेंगे, फोकस करेंगे कि पूरी तरह से मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान। बड़ा दुर्भाग्य लगता है साहब, 10 कहाँ गया हिंदुस्तान, यही ना? कहाँ गया हिंदुस्तान, ये तो आप जहाँ पूछ लिए, तो आज तो कोई पूछता भी नहीं है। चलिए, जिस तरीके से भैया अपनी बात रख रहे हैं कि बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम पक्ष ना विपक्ष ना लाग ना लपेट श्रीमान। चलिए भैया, एक बात बताइए सही, अभी स्टार्टिंग में ही हम लोग इंटरव्यू में कहीं दुर्गा शक्ति, नारी शक्ति को आपने कहीं ना कहीं फोकस किया, क्या कुछ रहेगा अनुपमा सिंह जी का एक प्रॉपर एक्सपेक्टेशन धनबाद के तरफ? मैं अनुपमा जी के साथ फॉर्चुनेटली धनबाद बार एसोसिएशन में, ऐसे तो आजकल बुद्धिजीवियों को राजनेताओं लोग किनारे करके रखते हैं, क्योंकि बुद्धिजीवियों की जनसंख्या बहुत कम है, तो कौन पूछता है बुद्धिजीवी, क्योंकि बुद्धिजीवी फिर आपके वो बोला जो भेड़ वाली कहानी नहीं ना, कि आप हाँक दिए और उधर हम चल दिए। बुद्धिजीवी तो है, अपना दिमाग लगाते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं, ध्यान कम रहता है, इसलिए राजनेता आजकल बुद्धिजीवियों से किनारे किनारे चलते हैं। अनुपमा जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि धनबाद बार एसोसिएशन में आई हम लोगों के साथ मिलने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, समस्याओं को समझने के लिए, बुझने के लिए, जानने के लिए। और मैं बता रहा हूं कि मैं बड़ा प्रभावित हुआ, व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं। बड़ी सादगी है उनमें, एक विजन्स है, एजुकेटेड हैं, उनके समाज के प्रति एक दर्द है, क्योंकि वो वार्तालाप के दरमियान ही पता चला कि उनके फादर जो है वो सिविल सर्जन से रिटायर किए 2 मंथ पहले, और उनके ससुर जो राजेंद्र बाबू है, उनके बारे में विधायक ने बड़ा कल दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया कि चूड़ी बेचते थे, और उन्होंने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया कि चूड़ी बेचना कोई अपराध नहीं है। यदि गरीब के बच्चा है तो गरीबी करके कोई आदमी अपना नेतृत्व करके, आज श्रमिक आंदोलन में ट्रेड यूनियन की राजनीति के पितामह माना जाते हैं डॉक्टर। भैया आप बचाव कर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। अगर माननीय विधायक बोले कि चूड़ी बेचते थे, तो आरोप प्रत्यारोप तो भैया राजनीति का आधार है। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जितेंद्र सिंह जी का भी झुकाव कांग्रेस या कांग्रेस प्रतिनिधि के की ओर दिख रहा? देखिए, मैं बाघमारा में रहता हूँ, जहाँ ढुल्लू महतो 15 साल से हमारे विधायक हैं। तो उनके क्रियाकलापों के बारे में मुझसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि धनबाद के लोग नहीं जानते होंगे, और मैं बोलने में शर्मिंदा भी महसूस नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ था। अच्छा, पहले जोड़ी रही साथ में? पहले जब विधायक जी जब आए थे, तो एक गरीब घर का बच्चा बोल करके, गांव का बच्चा बोल करके हम लोगों के संवेदनाओं के साथ हम लोग का विश्वास को अर्जित करके जीतने का काम किया था, और हम लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य ये रही कि वो रॉबिन हुड वाली उनकी इमेज बनती चली गई, और धन के पीछे आप समझिए बात को कि वो अपने जो व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को परखने की क्या है पैमाना, क्या मानेंगे कि उसका परिवार में कंडक्ट क्या है, पड़ोसियों के साथ उसका कंडक्ट क्या है, जिस गांव में रह रहा है वहां पर उसका कंडक्ट क्या है, तब आप समाज का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे। आप चिटाही में क्या हो रही है साहब, उनके समाज के लोगों का जीविकोपार्जन की जो साधन होती है उस पर आप बंदिश लगा रहे हैं, लाइन पानी कटवा जा रहे हैं इतने बड़े जन नेता होकर करके। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं भैया इतने बड़े जन नेता, उसके बाद आप उनका तुलना कर रहे हैं रॉबिन हुड से, ये दोनों मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी ब्रेन तो यहाँ तो क्रिएट करेगा वोटर के बीच में। नहीं, बहुत अच्छी बात आप बताया। जन नेता वो स्वघोषित जन नेता है, क्योंकि उनका एक स्पीच देख रहे थे कि एक जगह बोल रहे थे कि मोदी जी और ढुल्लू जी दुइयों लोगों का नाम जानना और तीसरा कोई सी का नहीं। तो आप समझिए कि मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री हैं, तो शायद उप प्रधानमंत्री ढुल्लू जी अपने आप को स्वघोषित मान लिए हैं, क्योंकि और तीसरा तो किसी नेता का क्या कुछ रह गया भैया विकास की राजनीति में? हालांकि पिछला हम अगर देखें तो 30-35 साल का इतिहास भाजपा के खेमे में रहा, फिर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विकास का पैमाना वहां तैयार संसदीय क्षेत्र में नहीं हो पाया। क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, हर एक संसदीय क्षेत्र की अपनी कुछ लोकल समस्याएं होती है, और जो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र है, मैं मानता हूं कि उसका जो क्षेत्रफल जो है बहुत डाइवर्सिफाइड है। जंगल एरिया है, वन एरिया है, माइनिंग एरिया है, खेती से जुड़ा हुआ एरिया है, पहाड़ का एरिया है। देखिए, क्षेत्र तो डेवलपमेंट के मामले में जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो देखिए, मैं चिकित्सा, रोजगार, आपका शिक्षा बहुत आवश्यकता है। इस फ्रंट पर आप देखिए कि कहाँ काम हुआ, कहीं कुछ आपको दिख रहा है? रोड और नली और गली का विकास का पैमाना बनाकर छोड़ दिया गया है।
मतलब ये मानकर चले केवल घोषणाओं के अंतर्गत ही एक वोटर सोचेगा और वोट दे देगा, फिर से वही कुछ होने जा रहा है या कुछ बदलाव? नहीं, मैं तो इतना निराशावादी सोच का नहीं हूँ। मैं इतना निराशावादी सोच का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी माननी है कि मुद्दों को लेकर करके इजी अवेलेबल आपके साथ प्रत्याशी कौन रहेंगे ये भी एक फैक्टर होगा। चंद्र प्रकाश चौधरी जी अवेलेबिलिटी के अभाव रही है उनकी, मथुरा महतो जी अवेलेबल रहे हैं, टुंडी के क्षेत्र में भी उनका कार्यशैली उनका जो रहा है, व्यवहार कुशल है। और मेरा मानना है कि कहीं न कहीं मतदाता इस बार बदलाव के मूड में है। सीधी भाषा में हम कहें राजनीतिक परिशिष्ट जो कुछ भी होने जा रहा है 2024 में गिरिडीह और धनबाद हॉटकेक के रूप में भी दिखने जा रहा है। धनबाद विधानसभा में तो जो बता रहा हूँ कि मैं जो व्यक्तिवादी जो मैं राजनीति का जो मैं परिकल्पना कर रहा था पूरे देश में हूँ, तो धनबाद में तो वो व्यक्तिवादी राजनीति का शुरुआत हो चुका है। मैं बता देता हूँ, पार्टी लाइन खत्म हो गया है। कैंडिडेट बेस्ड राजनीति धनबाद में मुद्दा है यही कि कौन कैंडिडेट। कितना दुर्भाग्य हो गया, आपको याद होगा कि एडीआर की रिपोर्ट आती थी और राजनीति का अपराधीकरण एक बहुत बड़ा विषय हुआ करता था। आप भी हम भाजपा एडीआर रिपोर्ट को देखती है या नहीं कैंडिडेट के चयन में? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस कैंडिडेट के 53 केसेस हो और उस कैंडिडेट को आप ले, और जो सबसे बड़ा चीज है कि 3 बार का विधायक हो और लास्ट विधायक हारते हारते जीता हो, 500-700 वोटों का जो भी आंकड़ा रहा हो, उससे ज्यादा बेटर ऑप्शंस धनबाद में थे। आप क्या मजबूरी रही? मैं मानता हूं इस चीज को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा जितेंद्र भैया, आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे या दूसरे कैंडिडेट के चयन को लेकर ही ज्यादा चर्चा करेंगे? नहीं, देखिए, मेरा एक कांग्रेस की राजनीति करनी एक अलग विषय वस्तु होता है। मेरा जनप्रतिनिधि कौन होगा? कांग्रेस की राजनीति करने के अलावा भी तो मैं भी तो एक वोटर हूँ, मुझे भी तो इफेक्ट पड़ेगा कि मेरे जनप्रतिनिधि, मेरे तो जनप्रतिनिधि जो भी इलेक्टेड होंगे वो मेरे जनप्रतिनिधि होंगे। विरोधी तो कहेंगे भी आप कांग्रेसी वोटर हैं। विरोधी तो कुछ भी बोल दें। आज कांग्रेस के अलावा एक अल्टरनेट ऑप्शंस क्या है? 10 साल मोदी जी चला लिए, आप समझिए बात को। आपको बहुत दूर जाने के बाद मैं बात बता रहा हूँ। 2014 का मोदी जी का नारा आप देख लीजिए। मैं कहता हूं कि एक ऑडिट होनी चाहिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आपने घोषणा पत्र में जिन जिन बातों को रखा, जो जिस नारा के साथ आप वोटर के पास गए, जिस मुद्दों के साथ आपने विश्वास अर्जित किया, उस मुद्दों को आप भुला करके फिर नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आईपीसी की धारा में 420 क्या कहा जाता है? मेरा ये मानना है कि अभी जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आज का इस एपिसोड का मेरा सबसे बड़ा निचोड़ यही है कि श्रीमान जिस घोषणाओं को लेकर आप राजनीति में उतरते हैं, वोट मांगते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक आदमी भी 140 करोड़ की जनता में ये नहीं तय किया कि अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं की गई तो हम कोर्ट का शरण में जाए। 420 की बात कर रहे हैं भैया, अब 420 के अंतर्गत ए बी सी तो कॉलम आप ही लोग क्रिएट करेंगे। नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि वोट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। और मैं जब आपको इंटरेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं अपने वोट दे रहा हूं, आपका विश्वास अपना दे रहा हूं, तो किस मुद्दों पर दे रहा हूं? कि आपने जो मुझसे वादा किया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और ऐसे ऐसे बहुत सारे नाराएं थी। काला धन वापस आएगा, लोगों के अकाउंट, चलिए जुमला मैं भी मानता हूँ कि प्रैक्टिकल संभव नहीं था, वो ठीक है, नेता लोग कुछ कुछ एग्जेजरेट कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जिस इश्यूज के साथ आपने आया था, महंगाई एक बहुत बड़ी मुद्दा थी, रोजगार एक बहुत बड़ी मुद्दा थी, आपने वादा किया था। इसकी जिन कमियों को लेकर आप सामने आए, आपकी कमी उससे डबल हो गई, यही हम मान के चले। देखिए कांग्रेस, देखिए मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस परफेक्ट तो कोई नहीं, कोई पार्टी परफेक्ट नहीं है। मैं कांग्रेसी होकर भी बिल्कुल बिल्कुल मानना है। इससे पहले भी वाले इंटरव्यू में भी आपने कहा था ये बात, बिल्कुल। और अब मैं मानता हूं कि कांग्रेस को चलाने वाले, देखिए पार्टी अपने आप में कुछ नहीं होती, उससे जो लीड करने वाले लोग होते हैं उसमें अपनी विजन्स होती है, अपना दृष्टिकोण होता है, एक अपना काम करने का शैली होता है। अनुपमा सिंह जी में आपको दिखा, अनुपमा सिंह जी में भी देखा और राहुल गांधी जी में भी देखा। आप समझिए हाईली क्वालिफाइड आदमी को प्रोजेक्ट करके पप्पू बना दिया गया, एमफिल क्वालिफाइड, वोकेरियस रीडर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में। मोदी जी को तो चैलेंज स्वीकार करनी चाहिए। 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश और एक अच्छे मानिंदे पत्रकार और जो न्यायविद लोग हैं, उन्होंने ऑफर किया है राहुल गांधी को और मोदी जी को एक प्लेटफॉर्म पर बुलाया है कि ओपन डिबेट कर लीजिए। राहुल गांधी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, जो कि दिखाता है कि किसमें सच्चाई को सामना करने की क्षमता किसमें है। राहुल क्या कुछ भैया गिरिडीह और अंतिम धनबाद के वोटरों से अपील करेंगे? अगर जितेंद्र सिंह जी अगर कर रहे, एक कांग्रेसी नहीं, एक सामान्य वोटर के रूप में अगर अपील करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे? मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, और मताधिकार आपकी बहुत मूल्य संपत्ति है। इस बात को जानते हुए पूरे अपने विवेक से रिसर्च करके, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये जो फेसबुक यूनिवर्सिटी का जो है, जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उससे प्रभावित बिना हुए अपना स्व विवेक लगा करके, अपना विवेक लगाकर आप जो अच्छे कैंडिडेट हैं, मेरा ये मानना है,
अच्छे कैंडिडेट को आप वोट दीजिए, जो अच्छे कैंडिडेट आपके प्रतिनिधित्व बनेंगे और वो अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो चीज़ बात कहने की बात होती है कि आप मानवीय मूल्यांकन स्थिति में लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सामने लाकर रखते हैं। हालांकि 42वें संशोधन में इसको प्रबल तरीके से रखा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याणकारी, लेकिन बात जब वोट की आती है तो श्रीमान घोषणाओं के दौर में ही यह केवल सिमट कर रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जिस तरीके से आपने एक बात कहा, आज की निचोड़ मुझे लगा कि घोषणा जब करें तो उसको भी धरातल पर उतारें, अन्यथा ना करें। एकदम, ये मेरा मानना है कि आप जो भी पब्लिक को जो भी घोषणा करते हैं, तो ये आप में नैतिक बल होनी चाहिए कि यदि उस घोषणा की पूर्ति नहीं करते हैं तो पब्लिक से माफी मांगे और दोबारा राजनीति करने के लिए, वोट मांगने के लिए नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद।